हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। आशीष नमस्ते, नमस्ते। और सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। हम लोगों ने 2 दिन में, पिछले 2 दिन बेसिक क्लास पढ़ा था, संघ सरकार के बारे में भी और राज्य सरकार के बारे में भी। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो चूंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या लक्षण हैं इसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम के लक्षण भी बाकायदे पढ़ाया था, ताकि इसको भी आप में समझ होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। चूंकि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में सरकार प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम लोग बार बार मोदी सरकार बोलते हैं। क्योंकि मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी सरकार बोलते हैं, नीतीश सरकार बोलते हैं, केजरीवाल सरकार बोलते हैं, योगी सरकार बोलते हैं। क्योंकि संघ के साथ साथ राज्यों में भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों की सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों की सरकार राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है। इसलिए अमेरिका में हम लोग कहते हैं बाइडेन सरकार काम कर रही है। अमेरिका की सरकार को बाइडेन सरकार बोलते हैं। बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सरकार प्रेसिडेंट के नाम और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में सरकार प्रधानमंत्री के नाम, और अगर राज्य में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो राज्य में मुख्यमंत्री के नाम सरकार जानी जाती है। कन्फर्म हुआ? ये सारा चीजें आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने इन सारी चीजों को बताया था। आज से हम लोग संघ की कार्यपालिका का क्लास शुरू कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका, मैंने लिखा है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होगी। ये मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिख दिया है। अब 2 मुद्दा इसमें पढ़ लें, इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं। हालांकि मैंने बेसिक क्लास में भी डिस्कस किया था, आगे पढ़ाना भी है। पहला चीज कि अब तक आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं अटॉर्नी जनरल से मिलकर बनी होती, महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है। मैंने यहां संघ की कार्यपालिका में महान्यायवादी को नहीं स्थान दिया, क्योंकि पिछले क्लास में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम का लक्षण मैंने पढ़ा था, आप लोग मैंने पढ़ाया भी कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान ही संघ की विधायिका का प्रधान है। 53 में लिखा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, और 79 में लिखा कि संघ की विधायिका का प्रधान राष्ट्रपति। तो जो कार्यपालिका का प्रधान वही विधायिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका का प्रत्येक मेंबर विधायिका का मेंबर होगा। तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, कार्यपालिका का सदस्य होता तो विधायिका का सदस्य होता, और अगर विधायिका का सदस्य होता तो अनुच्छेद 88 सब क्लास 2 में यह नहीं लिखा होता कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स, मत विभाजन का अधिकार नहीं होगा। क्यों मत विभाजन का अधिकार नहीं? क्योंकि विधायिका का सदस्य नहीं है। विधायिका का सदस्य क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। इसका मतलब अगर कार्यपालिका का सदस्य होता तो विधायिका का सदस्य होता, और अगर विधायिका का सदस्य होता तो उसे वोटिंग राइट्स बराबर होता। तो फिर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 76 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब भारत के महान्यायवादी के लिए वही योग्यता रखा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। इसका मतलब देश का विधिक अधिकारी है, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है, राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार है, अधिकारी है। कैसा अधिकारी है? विधिक अधिकारी है। तो देश का सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी वही योग्यता रखा गया जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रखा गया है। सिद्ध करता है कि भारत में विधि का शासन बरकरार है, भारत में विधि का शासन बरकरार है। लेकिन ब्रिटेन का महान्यायवादी कार्यपालिका का सदस्य है, क्योंकि ब्रिटेन का कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी है। तो जब कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी है तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है तो संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, चर्चा में भाग लेगा, और वोटिंग राइट्स भी उसे दिया गया।
इसका मतलब भारत में महान्यायवादी को कार्यपालिका से स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने के लिए कहा गया। कार्यपालिका स्वतंत्र होकर काम करेगा, जबकि ब्रिटेन का महान्यायवादी कार्यपालिका का सदस्य होकर काम करेगा और हमारे यहाँ कार्यपालिका स्वतंत्र होकर काम करेगा। बेसिक डिफरेंस यही है। दूसरा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बात किया था कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक आर्टिकल 77 और एक आर्टिकल 75। ये मैंने डिस्कस किया था। संघ के समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे। 77 में लिखा है भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे, और जितने कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे उन समस्त कार्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद लोकसभा में लेगा। इसका मतलब अगर मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा में लेगा तो उत्तरदायित्व के समतुल्य सत्ता भी मंत्रिपरिषद के पास होगी। इसलिए नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री है। इसका मतलब हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। इसका मतलब इन दोनों में उपराष्ट्रपति को नहीं रखा गया है। ये राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, तो फिर उपराष्ट्रपति क्या प्रासंगिकता है? भारतीय राज्य व्यवस्था में वाइस प्रेसिडेंट की क्या भूमिका है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हमारे यहां अनुच्छेद 52 में लिखा है कि हर भारत में एक राष्ट्रपति होगा, हर कंडीशन में राष्ट्रपति होगा। और अगर अनुच्छेद 52 एवं आर्टिकल 1 को एक साथ पढ़ें तो लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। तो इसका मतलब हर कंडीशन में एक राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य है। तो हर कंडीशन में राष्ट्राध्यक्ष चाहिए, लेकिन वो राष्ट्रपति है तो व्यक्ति। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों से पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति रिजाइन कर दे तो पद रिक्त हो सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लगाकर हटा दें तो पद रिक्त हो सकता है, बीमार चल रहा छुट्टी ले ले तो पद रिक्त हो सकता है, या मृत्यु हो गई तो पद रिक्त हो सकता है। और आप कहते हैं हर कंडीशन में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। तो जिस समय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होगा उस समय उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ताकि हर कंडीशन में देश को अराजकता की स्थिति से बचाया जा सके। इसलिए हर कंडीशन में गार्जियन का होना अनिवार्य है, राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य है। इसलिए हमारे यहां उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। दूसरी ओर भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है, तो राष्ट्रपति का चुना हुआ होना अनिवार्य है। इसलिए कहा गया कि जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उस समय भी भारत को गणराज्य होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट नहीं कराया गया, इनडायरेक्ट कराया गया। क्योंकि अगर भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता पीएम ही होगा। तो अगर राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होगा तो देश की जनता के दो नेता होंगे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप जनता के द्वारा होगा तो 6 महीने देश की जनता का वास्तविक नेता बन जाएगा। तो 6 महीने देश की जनता के दो नेता होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश थी। इसलिए हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट कराया गया। ये कुछ कारण थे, तो इनको आप लोगों को समझना था। इसलिए आप लोग देखेंगे तो हमने क्या लिखा, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होगी। अब ये आगे इसको बढ़ाया जाए, इसको देखा जाए, कंफर्म हुआ। दूसरी बात, हमारे यहां संघ की कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में कहा गया है, फिर मैं सब लिखा होता भी हूं, 53 सब क्लॉज 1 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह या तो स्वयं
या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिफाइन नहीं किया कि अधीनस्थ में कौन आएगा। तो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि अधीनस्थ में मंत्री और लोक सेवक आएंगे। दूसरी बात यहां देखना है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति, भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति की कोई परिभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सका, और आजकल तो और भी नहीं परिभाषित किया जा सकता। आजकल तो और भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य के क्रियाकलाप अत्यंत विस्तृत हो गए, तो कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, और संविधान में कार्यपालिका शक्ति को डिफाइन किया भी नहीं गया। लेकिन अनुच्छेद 73 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। इसका मतलब जहां तक संसद कानून बनाएगी वहीं तक संघ की कार्यपालिका अपने शक्ति का उपयोग करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कहां तक हो? जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। यह 73 में लिखा हुआ है, कंफर्म है। जबकि कार्यपालिका शक्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सका है। 73 में यही लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। इसका मतलब जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है, वहीं तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, वहीं तक संघ की कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग होगा। यह लिखा हुआ है, कंफर्म हुआ। यही व्यवस्था हमारे यहां किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, तो चलिए अब आता है कि हमारे यहां अनुच्छेद 53 सब क्लाज 2 में लिखा हुआ है, 53 सब क्लाज 2 में कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर है, सैन्य प्रधान है, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति सैन्य शासक है। भारत का राष्ट्रपति सैन्य शासक है, आपने इस बात का कभी अध्ययन नहीं किया कि भारत का राष्ट्रपति सैन्य शासक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, सैन्य प्रधान है, सैन्य शासक नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग वहीं तक करेगा जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है, वहीं तक राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग करेगा। और राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग तभी करेगा जब संघ की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा। बिना मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं करता, और अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वहीं तक करेगा जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। ये कुछ चीजें आप लोगों को जानना था, समझना था, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। शायद आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए लिखा जाए, लिखा जाए
लिखे गए राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति। अनुच्छेद 52 में यह उल्लेखित किया गया, अनुच्छेद 52 में यह उल्लेखित किया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भाषा को पकड़िएगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब हर कंडीशन में राष्ट्रपति होगा, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है, हर कंडीशन में राष्ट्रपति होगा। लिखेगा एक राष्ट्रपति होगा। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारत का संविधान परिसंघीय है, जब परिसंघीय होगा तो संघ और राज्य होगा। तो इसका मतलब एकमात्र पदाधिकारी जिसके चुनाव में संघ और राज्य दोनों भाग लेता है वो राष्ट्रपति है। एकमात्र पदाधिकारी हिंदुस्तान का जिसके चुनाव में संघ और राज्य दोनों भाग लेता है। लिखेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। इस कारण अनुच्छेद 1, इस कारण अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 52, इस कारण आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 52 का एक साथ अध्ययन किए जाने से, एक साथ अध्ययन किए जाने से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। इसी कारण, इसी कारण संविधान में उसकी एक से अधिक भूमिकाएं दिखाई देती है। इसी कारण संविधान में उसकी एक से अधिक भूमिकाएं दिखाई देती है, एक से अधिक भूमिकाएं दिखाई देती है। संविधान में उसकी एक से अधिक भूमिकाएं दिखाई देती, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, डिफेंस पावर, इमरजेंसी पावर, बहुत सारी शक्तियां अभी आप लोग देखना, बहुत सारी भूमिकाएं देखना है। इसी कारण संविधान में उसकी एक से अधिक भूमिकाएं दिखाई देती है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इस कारण भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के एक लक्षण मैंने हेड ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। लिखेंगे इसी कारण भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसलिए अनुच्छेद 77 में कहा गया, अनुच्छेद 77 में कहा गया कि संघ के समस्त कार्यपालक कार्य,
कि संघ के समस्त कार्यपालक कार्य संघ के समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम किया जाता है तथा अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में कहा गया, तथा अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में कहा गया कि इसके लिए, किसके लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को? समझ में आ रहा सभी लोगों को? पैराग्राफ चेंज। अब इसको देखा जाए तो 53 की बात करें, 53 सब क्लॉज 1 की बात करो। 53 में संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। लेकिन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है कि शक्ति किसी के पास है, शक्ति किसी के पास, लेकिन उपयोग करने की शक्ति, उपयोग करने की शक्ति किसी के पास, शक्ति किसी के पास है और उपयोग करने की शक्ति किसी के पास है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन शक्ति का उपयोग करने की शक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर में निहित है। यही कारण है, ये तो राष्ट्रपति में निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। यही कारण है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य, राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, इसीलिए अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का होना भी अनिवार्य है। यानी दोनों की भाषा अनिवार्य है। इसका मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है, दोनों का होना अनिवार्य है। इसलिए जिस समय राष्ट्रपति नहीं होगा उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो जिस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा उस समय हमारे देश में केयरटेकर गवर्नमेंट काम करता है। इसलिए हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति और केयरटेकर गवर्नमेंट का विशेष महत्व है, क्योंकि दोनों की भाषा एक ही है कि दोनों का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नहीं है, तो अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के लक्षण है। तो लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, अनुच्छेद 53 में यह उल्लेखित किया गया, अनुच्छेद 53 में यह उल्लेखित किया गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी,
जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। यहां अधीनस्थ अधिकारी के रूप में मंत्री एवं लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। मंत्री एवं लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। मंत्री एवं लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव है। ना ही इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव है। परिभाषा देना संभव है। इस कारण अनुच्छेद 73 में केवल संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 73 में केवल संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया तथा कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार है। अर्थात राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वहीं तक करेगा, अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वहीं तक करेगा जहां तक कि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। अर्थात संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। अर्थात संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, जो कि संसदीय शासन प्रणाली होने की पुष्टि करता है। जो कि संसदीय शासन प्रणाली होने की पुष्टि करता है। संसदीय शासन प्रणाली होने की पुष्टि करता है। जो कि संसदीय शासन प्रणाली होने की पुष्टि करता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सिद्ध करता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इसलिए संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधायिकी शक्ति का विस्तार माना गया है।
संसद यानी संघ की विधायकी शक्ति का विस्तार माना गया। इसका मतलब जहां तक संसद कानून बना सकती है वहीं तक संघ की कार्यपालिका अपने शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कंफर्म हो गया? जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं? पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 में कहा गया, अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 में कहा गया, 74 सब क्लॉज 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 एवं अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 की भाषा, अनुच्छेद 52 एवं अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 की भाषा एक ही है, एक ही है कि दोनों का होना अनिवार्य है, कि दोनों का होना अनिवार्य है। यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, यही कारण है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक सरकार, कार्यवाहक सरकार की संकल्पना को देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक सरकार की संकल्पना को देखा जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति हमारे यहां है और दूसरी तरफ केयर टेकर कार्यवाहक सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट। थोड़ा समझना है, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके नाम के साथ भी कार्यवाहक शब्द का उपयोग किया जाता है, कार्यवाहक, केयर टेकर प्रेसिडेंट। और उस समय उसका कार्यकाल 6 माह का होता है। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसके नाम के साथ केयरटेकर प्रेसिडेंट लगा रहेगा और उसका मैक्सिमम कार्यकाल 6 माह ही है। इसी प्रकार केयरटेकर गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा के भंग होने की तारीख से, लोकसभा के भंग होने की तारीख से नई लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक जो सरकार काम करती है ऐसी सरकार को कार्यवाहक सरकार कहा जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की तारीख से नई लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक जो सरकार काम करती है उस सरकार को केयरटेकर गवर्नमेंट कहा जाता है। और एक सत्र की समाप्ति और दूसरे के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए केयरटेकर गवर्नमेंट का भी मैक्सिमम कार्यकाल 6 माह का ही होता है। केयरटेकर गवर्नमेंट का मैक्सिमम कार्यकाल 6 माह का ही होता है। तो ध्यान रखना है कि दोनों, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसके नाम के साथ भी केयरटेकर प्रेसिडेंट लगा रहेगा, उसका भी मैक्सिमम कार्यकाल 6 महीने है। और जब पीएम इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाती है, लगे हाथ लोकसभा भी भंगी हो जाता है। तो लोकसभा के भंग होने की तारीख से नई लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक
जो सरकार काम करेगी ऐसी सरकार को हम लोग केयरटेकर गवर्नमेंट कहते हैं। और एक सत्र की समाप्ति दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए केयरटेकर गवर्नमेंट का मैक्सिमम कार्यकाल 6 महीने होता है। दोनों का कार्यकाल 6 माह का ही होता है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है? विकास नमस्ते, गुड नमस्ते। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सभी लोगों को ठीक समझ में आ रहा होगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करिएगा। अब थोड़ा समझा जाए। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 53 सब क्लॉज 2। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि हमारे यहां तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, भारत का सैन्य प्रधान राष्ट्रपति है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कभी सैन्य शासक नहीं हो सकता है। सैन्य प्रधान है लेकिन सैन्य शासक नहीं है, कभी भी सैन्य शासक नहीं हो सकता। क्योंकि 2 अनुच्छेद मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 73 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1। सैन्य शक्ति का उपयोग तभी करेगा राष्ट्रपति जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारे यहां 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कर्तव्य पथ पर, पहले उसका नाम राजपथ था, अब कर्तव्य पथ हो गया, तो इंडिया गेट पर देखे होंगे अमर जवान ज्योति है, जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में हमारे यहां अमर जवान ज्योति बनाया गया है। और अमर जवान ज्योति में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति जाते हैं, लेकिन वहां श्रद्धांजलि देने के लिए भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उपस्थित रहता है, वहां भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उपस्थित रहता है। इसका प्रोटोकॉल कैसा होता है? सबसे पहले जो जाते हैं तीनों सेना के अध्यक्ष जाते हैं, फिर वहां सीडीएस जाता है, सीडीएस, उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री जाता है, फिर रक्षा मंत्री जाता है, फिर प्रधानमंत्री जाता है, और सबसे लास्ट में हमारा राष्ट्रपति जाता है। रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री ये मंत्रिपरिषद है और उसका प्रधान प्रधानमंत्री है। इसका मतलब वहां भी अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि देने के लिए भी, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री रहता है। हर समय हर कंडीशन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य है। हमारा राष्ट्रपति कहीं विदेश जाता है, आजकल हमारी राष्ट्रपति विदेश गई, तो उनके साथ एक सीनियर कैबिनेट स्तर, सीनियर कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाता है, बाकायदे एक मंत्रिमंडल जाता है, वहां भी मंत्रिपरिषद होता है सलाह देने के लिए। इसका मतलब हर कंडीशन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए। तो राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग तभी करेगा जब मंत्रिपरिषद ऐसा सलाह देगा, और सैन्य शक्ति का उपयोग वहीं तक करेगा जहां तक विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। इसका मतलब राष्ट्रपति भारत का सैन्य प्रधान है, कभी सैन्य शासक नहीं बन सकता है, कभी भी सैन्य शासक नहीं बन सकता। लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह मैंने आप लोगों को जब संविधानवाद पढ़ा रहा था, जब मैंने संविधानवाद पढ़ाया था, तब भी मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था, कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ चेंज, अनुच्छेद 53 सब क्लास 2 में राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 53 सब क्लास 2 में राष्ट्रपति को सैन्य प्रधान बनाया गया, सैन्य प्रधान बनाया गया, सैन्य प्रधान बनाया गया। इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता, इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता
कि वह सैन्य शासक है, कि वह सैन्य शासक है। क्योंकि जहां एक और राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग वहीं तक करेगा जहां तक कि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है। जहां तक कि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। कोष्ठ में लिख लीजिएगा आर्टिकल 73 सब क्लॉज 1, कोष्ठ में लिखिएगा आर्टिकल 73 सब क्लॉज 1। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग तभी करता है, राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का उपयोग तभी करता है जबकि मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाता है, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा, कहीं कोई समस्या तो नहीं ना? ठीक समझ में आ गया? पैराग्राफ 6 अब थोड़ा देखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके पहले समझना है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन में आ रहे हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को गणराज्य की परिभाषा बताया था कि भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से जरूर लिया है, हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेकिन ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है और हमारे भारत में गणराज्य व्यवस्था है। हालांकि मैंने यह भी आपको बताया है कि किसी लोकतंत्र के लिए गणराज्य का होना आवश्यक नहीं है, कि अगर लोकतंत्र होगा तो गणराज्य होगा ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन किसी गणराज्य के लिए लोकतंत्र का होना भी अनिवार्य नहीं है, कि लोकतंत्र नहीं तो आप गणराज्य नहीं बना सकते। लेकिन अगर लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य हो जाता है तो सोने पे सुहागा होता है। इसे ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। चाइना में गणराज्य है, लोकतंत्र नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका में लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य है। इसे हम लोग कहते हैं भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य और मजबूत हो जाता है, लोकतंत्र की सुदृढ़ता और प्रमाणित हो जाती है। इसलिए हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था किया है, गणराज्य व्यवस्था किया है। तो गणराज्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि देश का जो सुप्रीमो है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है
और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। और आर्टिकल 79 में हम लोगों ने पढ़ा कि संघ की संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है और 79 में संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। हमारे देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान का प्रधान हमारे यहां राष्ट्रपति है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है, तो हमारे देश का राष्ट्रपति संविधान का भी प्रधान है। आर्टिकल 1 एवं आर्टिकल 52 का एक साथ अध्ययन करें तो भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, संसद का प्रधान राष्ट्रपति, संविधान का प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, तो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति ही है। इसलिए राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है और ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है, तो बोलो गणराज्य है। तो भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है, तो बोला जाए गणराज्य है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इस कारण संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है तथा अनुच्छेद 79 में संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कामा लगाइएगा, कामा लगाइएगा। देश में विधि का शासन होने के कारण संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है तथा संविधान का प्रधान राष्ट्रपति है। देश में विधि का शासन होने के कारण संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है तथा संविधान का प्रधान राष्ट्रपति है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। इस कारण राष्ट्रपति को सर्वोच्च पदाधिकारी कहा जाता है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च पदाधिकारी कहा जाता है। ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना, एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है, तो भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है। भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है, गणराज्य है। अब आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव यदि आपको लड़ना है तो उसके लिए योग्यता भी लिखा गया अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में उसके लिए योग्यता भी बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए की अर्हताएं क्या है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव यदि आपको लड़ना है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या है। मैं लिखाने नहीं जा रहा हूं, थोड़ा समझने का जरूर प्रयास करें क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट निकलता है। जब हम लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ रहे थे, नागरिकता पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कहा नागरिकता एक विधिक एवं राजनीतिक संकल्पना है। इसका मतलब एक नागरिक होने के नाते हमें आपको संविधान में कुछ पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त है और उस पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत दो राइट्स हमें और आपको मिला हुआ है, एक चुनाव लड़ने का अधिकार और एक वोट डालने का अधिकार। ये एक नागरिक होने के नाते हम आपको मिला हुआ है। इसका मतलब ये अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। इसलिए कोई भी विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ना चुनाव लड़ सकता। इसलिए लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। यानी कोई विदेशी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे यहां उसके लिए एक एज डिफाइन किया गया है कि 35 वर्ष की आयु हो, उसका एज 35 वर्ष, सभी के लिए एज डिफाइन किया गया है। आपको वोट डालने का एज हमारे यहां 18 वर्ष, पंचायत और नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने का एज 21 वर्ष है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए हमारे यहाँ एज 35 वर्ष रखा गया है। तो हमारे यहाँ एज सबके लिए डिफाइन किया गया। तो राष्ट्रपति के लिए बताया गया कि इसके लिए एज 35 साल की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की। तीसरा लिखा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना है। लोकसभा का सदस्य होना नहीं है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना है। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने का मतलब है उसका नाम किसी न किसी लोकसभा, भारत के किसी न किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में उसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होगा। इसका मतलब आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ना। लोकसभा का सदस्य चुनना है, लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना है मुझे, तो हम भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी संसदीय चुनाव लड़ा जा सकता है। कहीं भी मेरा मतदाता सूची में नाम हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र में मेरा मतदाता सूची में नाम हो, तो हम कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तीसरी योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता होना। इसका मीनिंग है कि उसका नाम भारत के किसी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। कंफर्म हुआ। चौथा लिखा उसे भारत सरकार राष्ट्र कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति होते हुए चुनाव लड़ सकते हैं दोबारा, यह कोई पाबंदी नहीं रखा गया है, ये इसके लिए योग्यता रखा गया है। और दूसरा एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहां 1997 में एक कंडीशन भी पारित हुआ संसद के द्वारा। 1997 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो ना योग्यता रखता हो, मतलब मतदाता सूची में नाम हो कहीं आपका संसदीय क्षेत्र में,
कोई लाभ का पद, कोई भी चुनाव लड़ सकता था। तो हमारे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है, इसके चुनाव में भी गंभीरता होनी चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ सकता था। एक जोगिंदर सिंह धरती पकड़ है, उनका नाम ही जोगिंदर सिंह धरती पकड़ है। वो पंचायत पंची से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव, कोई चुनाव जीते नहीं, हार जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति का। इसका मतलब राष्ट्रपति के पद की गंभीरता, उस पद की सम्मान और गरिमा पर क्वेश्चन मार्क है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए 1997 में इस दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50-50 यानी कम से कम 100 मतदाता उसके पास होने चाहिए। 50 सदस्यों का प्रस्तावक हो, 50 सदस्य उसका अनुमोदन करे, तो 100 हो गया। कम से कम आपके पास 100 मतदाता होने चाहिए। और 15,000 रुपए जमानत राशि रखा गया है। 15,000 रुपए इसके लिए जमानत राशि रखा गया। कंफर्म हुआ? क्योंकि गंभीरता नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संशोधन अधिनियम 1997 में आया। उपराष्ट्रपति के लिए भी संशोधन किया गया कि 20 सदस्य प्रस्तावक हो और 20 सदस्य समर्थक हो, अनुमोदक हो। यहां 50-50 की बात किया गया। यह 97 में संसद ने कानून बनाया है ताकि इस पद की गंभीरता बनी रहे। कोई भी चुनाव न लड़े, यह ठीक नहीं है। और चूंकि एक नागरिक होने के नाते हमें आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो किसी निर्वाचित राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, इसलिए भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि निर्वाचित राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वो भारत के प्रथम नागरिक रूप में मान्यता प्राप्त है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए हम योग्यता बता दिए हैं, ये योग्यता है, ठीक है ना। इतने 50 सदस्य अनुमोदक चाहिए, 50 समर्थक चाहिए, ये सारी चीजें, प्रस्तावक और अनुमोदक। 15,000 रुपए जमानत राशि 97 में चेंज किया गया। योग्यता क्या है सब बता दिया गया। अब निर्वाचन कैसे होगा इस पर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। इस पर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। यहां तक मैंने आप लोग बताया, शायद आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। कंफर्म हुआ? तो आगे हम लोग कल पढ़ते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होगा, चूंकि अधूरा रह जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो कल हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।